इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 4 एलिमेंट्स हैं जो कि केस स्टडी को पावरफुल बनाते हैं। हमें अपनी केस स्टडीज़ बनाते हुए किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए और हम अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं कि हायरिंग मैनेजर्स हमारे काम से इम्प्रेस हों। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम, मैं शजी एजाज़ी और मैं पिछले 10 सालों से यूएक्स डिज़ाइन प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस चैनल के ऊपर मैं अपनी लर्निंग शेयर करता हूं। आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो और आपके जहन में कोई सवाल आए या किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप यूएक्स की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन हिट करें। अपने यूएक्स पोर्टफोलियो बनाते हुए जो हम एक बुनियादी चीज़ जिसको मिस आउट कर देते हैं वो है हमारी केस स्टडी का यूज़र। अपने हर यूएक्स प्रोजेक्ट की तरह हमें ये देखना है कि हमारी केस स्टडी का यूज़र कौन है। हमारी केस स्टडी का मकसद क्या है, हम केस स्टडी क्यों बना रहे हैं। हमारी केस स्टडी का बुनियादी मकसद है जॉब पे हायर होना और उस हिसाब से हमारी केस स्टडी के 2 मेन यूज़र्स हैं, एक रिक्रूटर और एक हायरिंग मैनेजर। तो अपनी केस स्टडीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए आपने देखना ये होगा कि रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स के गोल्स क्या हैं और उनके चैलेंजेस क्या हैं। इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनके पास टाइम बहुत कम होता है। आपके रिक्रूटर के पास अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों एप्लीकेशंस तो रिसीव हो रही हैं और उसमें से उसको बेस्ट वाली अपने हायरिंग मैनेजर को फॉरवर्ड करनी है। फिर वो अपनी कंपनी में सिर्फ एक रोल पर काम नहीं कर रहा, उसको अपनी कंपनी में और भी ओपन जॉब्स फिल करनी है। देन जो हायरिंग मैनेजर है उसको अपनी एक्चुअल जॉब करनी है और उसके बीच में से वो आधा घंटा निकाल के वो एप्लीकेशंस रिव्यू करता है जो उसको रिक्रूटर ने फॉरवर्ड की हैं। इस आधे घंटे में वो कई एप्लीकेशंस देख रहा है। इसका मतलब कि एक एप्लीकेशन देखने के लिए उसके पास 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं है और इन 2-3 मिनट में वो आपकी एप्लीकेशंस पढ़ नहीं रहा, वो आपकी केस स्टडीज़ पढ़ नहीं रहा, बल्कि उनको सिर्फ स्कैन कर रहा है। तो आपकी केस स्टडीज़ को ऐसा होना पड़ेगा कि वो इन 2-3 मिनट के अंदर स्कैन करने पे ही हायरिंग मैनेजर को इम्प्रेस करें। फिर दूसरी चीज़ जो हायरिंग मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेलेवेंस। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपकी केस स्टडीज़ में कितनी नज़र आती हैं। अगर रिसर्च का रोल है तो आपकी केस स्टडीज़ में रिसर्च कितनी नज़र आ रही है। अगर यूआई का रोल है तो आपकी केस स्टडीज़ में यूआई स्किल्स कितनी नज़र आ रही हैं। फिर इसके अलावा जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री का वो बिज़नेस है, क्या आपकी केस स्टडीज़ में उस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस है या उससे रिलेटेड इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस है। तो अपनी केस स्टडीज़ बनाते हुए एक हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटर के गोल्स और चैलेंजेस को हमेशा माइंड में रखें। ये हो गया हमारी केस स्टडी का यूज़र। अब देखते हैं उन एलिमेंट्स को जो हमारी केस स्टडी को बहुत पावरफुल बना सकती हैं। अगर आपकी केस स्टडी एक अच्छी स्टोरी नहीं बता रही तो इट्स रियली मिसिंग द मार्क। एक अच्छी केस स्टडी के अंदर 4 एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं: इंट्रोडक्शन, चैलेंज, प्रोसेस, आउटकम्स। इंट्रोडक्शन में आप अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। किस किस्म का प्रोजेक्ट था, कोई मोबाइल ऐप थी, कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म था, कोई क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म था। सेकंड आप आएंगे कंपनी पे, ये किस कंपनी के लिए किया गया है प्रोजेक्ट, उसका मेन बिजनेस क्या था, वो किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी। स्किल्स एंड एरिया ऑफ फोकस, इस प्रोजेक्ट में आपकी कौन सी स्किल्स इस्तेमाल हुई, क्या यूएक्स रिसर्च का प्रोजेक्ट था, यूआई डिज़ाइन का प्रोजेक्ट था। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम, टीम का साइज़ क्या था, उसमें कितने डेवलपर्स थे, क्या और यूएक्स डिज़ाइनर्स भी थे आपके साथ टीम में। फिर टाइमलाइन, स्कोप और कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे आप बताएंगे कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या थी, उसकी कोई कंस्ट्रेंट्स थी, कोई लिमिटेशंस थी। ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट बनेंगी। आपकी केस स्टडी की स्टोरी का सेकेंड पार्ट है चैलेंज। आपका प्रोजेक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया। इधर आप जाएंगे बिजनेस प्रॉब्लम्स और यूज़र प्रॉब्लम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैंने जनरल मोटर्स के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसमें उनके सॉफ्टवेयर के बैड डिज़ाइन की वजह से यूज़र एरर कर रहे थे और पेमेंट्स गलत जगह पे भेज रहे थे। अब इन गलतियों को ठीक करने के लिए कस्टमर सर्विस के पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी और कस्टमर सर्विस को अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था इन गलतियों को ठीक करने के लिए। तो ये एक बिज़नेस प्रॉब्लम भी थी, बिज़नेस की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही थी, और यूज़र प्रॉब्लम भी थी कि यूज़र्स को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही थी। तो मेरी केस स्टडी के चैलेंज वाले सेक्शन में इसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस।
इस सेक्शन में आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं वो इंक्लूड करेंगे, यानी अपनी प्रॉब्लम के बारे में मज़ीद जानने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जितनी भी एक्सरसाइजेज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं, उन सब की तफासील इस प्रोसेस वाले सेक्शन में आएंगी। आपके प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स थे उन स्टेप्स को डीपर लेवल पे एक्सप्लेन करने के लिए इन 5 सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। व्हाट डिड यू डू, यानी आपने क्या किया। मिसाल के तौर पे अगर आपने रिसर्च की तो कौन सा रिसर्च मेथड इस्तेमाल किया। यूज़र इंटरव्यूज़ किए, कंटेक्सचुअल इंक्वायरी की। यूज़र इंटरव्यूज़ किए तो कितने लोगों के किए, उसमें से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या थी, वगैरह वगैरह। वाई डिड यू डू इट। अक्सर केस स्टडीज़ व्हाट में तो जाती हैं, यानी उन्होंने क्या किया ये तो मेंशन करती हैं, लेकिन क्यों किया इसकी तफसील में नहीं जाती। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूज़र इंटरव्यूज़ किए तो ये क्यों डिसाइड किया कि यूज़र इंटरव्यूज़ ही करने हैं। देन हाउ डिड यू डू इट, यानी कौन से टूल्स यूज़ किए, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया। यूज़र इंटरव्यूज़ किए तो जूम पे किए या इन पर्सन किए, और फिर उनको सिंथेसाइज करना था तो उसके लिए गूगल शीट्स यूज़ की, एक्सेल यूज़ किया, डवटेल यूज़ किया, मीरो, म्यूरल, फिगजैम। व्हाट वाज द रिज़ल्ट, यानी जो रिसर्च के गोल्स आपने सेट किए थे क्या वो अचीव हुए। यूज़र इंटरव्यूज़ आपने किए थे तो उसकी की फाइंडिंग्स क्या थी। फिर लास्ट ये कि आपने इस एक्सरसाइज से क्या सीखा, यानी दोबारा करने का मौका मिले तो आप कुछ डिफरेंटली करेंगे। हो सकता है यूज़र इंटरव्यूज़ करते हुए आपने सिर्फ यंग लोगों को इंक्लूड किया हो और अगली दफ़ा करने पे आप थोड़ा डाइवर्स एज ग्रुप इंक्लूड करें। तो इन 5 सवालों से आप अपने प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ देखी हैं और एक चीज़ जो मुझे सरप्राइज़ करती है वो ये है कि आउटकम, यानी कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या निकला आपके प्रोजेक्ट का, वो या तो शेयर ही नहीं किया जाता, या अगर शेयर किया जाता है तो एक साइट की डिटेल के तौर पे किया जाता है, उसको कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ मैं जिस चीज़ को फ़ाइनल आउटकम कह रहा हूँ वो आपके हाई फिडेलिटी खूबसूरत एनिमेटेड डिज़ाइन नहीं है, बल्कि उन डिज़ाइन के नतीजे में बिज़नेस और यूज़र प्रॉब्लम्स कितनी सॉल्व हुई और बिज़नेस को और यूज़र्स को कितना फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा दिखाने का बेस्ट तरीका है नंबर्स और मेट्रिक्स। आप जो भी टेंजिबल मेजरेबल मेट्रिक्स सोच सकते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। मिसाल के तौर पे रिटेंशन रेट्स बढ़ गए, रेवेन्यू इतना बढ़ गया, एक चीज़ को करने में पहले इतना टाइम लगता था अब इतना कम टाइम लगता है, एंड सो ऑन। मैंने थोड़ी देर पहले जनरल मोटर्स के प्रोजेक्ट के बारे में शेयर किया था कि उसमें डीलर्स गाड़ी की पेमेंट एक गलत जगह पे भेज रहे थे। तो इस रीडिज़ाइन की आउटकम ये होगी कि ये नंबर इतने % कम हो गया है, यानी पहले अगर महीने में 40 पेमेंट्स गलत जगह पे जा रही होती थी तो अब ये नंबर सिर्फ 10 रह गया है। सिमिलरली अगर कस्टमर सपोर्ट को इससे रिलेटेड पहले 50 कॉल्स आती थी तो अब ये नंबर सिर्फ 7 रह गया है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपको सारे नंबर्स और सारे मैट्रिक्स ना मिल सकें। उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सिर्फ यूज़र्स का रिएक्शन शेयर करें। क्या यूज़र्स ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे आपकी प्रोडक्ट से, क्या यूज़र्स का सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर हुआ या नहीं हुआ। फिर एक और चीज़ ये कि इट्स परफेक्टली फ़ाइन टू से कि हमारे यूज़र्स का सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ, यानी हमारा ये प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया। तो बजाय इसके कि आप अपनी केस स्टडी को फेक करें, इट इज़ मच बेटर कि आप ये बोलें कि हमने ये ट्राई किया था, इट डिडंट वर्क आउट, अगली दफ़ा अगर हम यही प्रोजेक्ट को अप्रोच करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें डिफरेंटली करेंगे। तो आउटकम्स के साथ आपने अपने लेसन्स भी इंक्लूड करने हैं, यानी अगर आप कोई चीज़ डिफरेंटली करते या यानी पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हमें यूज़र टेस्टिंग थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी, या इस तरह के कोई लेसन्स हैं तो वो भी आप इंक्लूड करेंगे। अगेन, चाहे आपका प्रोजेक्ट फेल हुआ हो या सक्सेसफुल हुआ हो, दीज लेसन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड इन दिस आउटकम सेक्शन। ये हो गए हमारी केस स्टडी के एसेंशियल कंपोनेंट्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने शुरू में समझा था कि हायरिंग मैनेजर्स के पास टाइम बहुत कम होता है और वो सिर्फ हमारी केस स्टडीज़ को स्कैन कर सकते हैं। अब हम अपनी केस स्टडीज़ को कैसे ऐसा बना सकते हैं कि सिर्फ स्कैन करने पे हमारे प्रोजेक्ट की पूरी जिस्ट कम्युनिकेट हो जाए। इसके लिए 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला काम ये करें कि अपने हर स्टेप की एक हेडलाइन लिखें, यानी बजाय इसके कि एक जेनेरिक सी हेडलाइन हो यूजेबिलिटी टेस्टिंग, आप एक जुमला लिखें जिसमें यह भी कम्युनिकेट हो रहा हो कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग में डिस्कवर क्या हुआ।
यानी मैं अगर आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ ना भी पढ़ सकूं तो मुझे सिर्फ हेडलाइन पढ़ के ये अंदाज़ा हो जाए कि आपकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या हुआ। इस हेडलाइन को लिखने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मुझे इस स्टेप के बारे में ट्वीट करनी होती तो मैं उस ट्वीट को कैसे फ्रेज करता। आपने हर सेक्शन को तो हेडलाइन दे दी, अब यही काम आपने अपनी पूरी केस स्टडी के साथ करना है। उसको एक अच्छा कंपेलिंग टाइटल देना है। यानी अपनी केस स्टडी को दराज रीडिज़ाइन कहने के बजाय आप अपने टाइटल को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके अंदर हमें कम्युनिकेट नहीं हो रहा कि दराज के लिए आपने क्या रीडिज़ाइन किया था, उनकी ऐप, उनका वेब प्लेटफॉर्म, क्या पूरी प्रोडक्ट रीडिज़ाइन हुई थी या उसका कोई एक पर्टिकुलर फ्लो रीडिज़ाइन हुआ था, ये रिसर्च का प्रोजेक्ट था या इंटरफेस डिज़ाइन का प्रोजेक्ट था। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता लग रही। इसके बजाय ज़्यादा बेहतर टाइटल ये हो सकता है कि रीडिज़ाइन ऑफ द यूज़र इंटरफेस टू इम्प्रूव चेकआउट एक्सपीरियंस इन द दराज ऐप। इस टाइटल में इट इज़ परफेक्टली क्लियर कि ये सिर्फ चेकआउट एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने का प्रोजेक्ट था और उसमें सिर्फ यूआई इम्प्रूव किया गया और ये काम हुआ इनकी मोबाइल ऐप के लिए। तो आप अपनी केस स्टडी को अगर अच्छा सा टाइटल देंगे और हर स्टेप को एक अच्छी सी हेडलाइन देंगे तो हायरिंग मैनेजर्स के लिए आपके काम को रिव्यू करना बहुत आसान हो जाएगा और हो सकता है कि जॉब इंटरव्यू के लिए वो फिर आप ही को कॉल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में।